बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। बड़ा आज हम डिस्कस करने लगे। कल जो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो रेट ऑफ रिएक्शन की थी, और आज हम उसी से आगे थोड़ा सा इसको फर्दर लेके चलेंगे। थोड़ा सा मैं अगर जो लास्ट लेक्चर था उसकी बात करूँ, अगेन ये रिएक्शन काइनेटिक्स है जिसको केमिकल काइनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। बड़ा ये रिएक्शन काइनेटिक्स हो या केमिकल काइनेटिक्स हो, इसमें हमने डिस्कस करना था रेट ऑफ रिएक्शन को। कल बात हो गई थी रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। फिर हमने इसके यूनिट्स वगैरह साइन सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। बट उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन ना, इसी से रिलेटेड था कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जिसको के से शो किया जाता है, तो जो रेट कांस्टेंट के है, ये मैंने कल लास्ट पे बताया था कि ये एक रेशो होती है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, या कह लें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, जो के होता है ना बट इसको हमने कहा था ये कांस्टेंट रहता है, कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए के चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रेशो थी रेट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ के साथ। अच्छा, इसके जो यूनिट्स होते हैं, ये लास्ट में कल बात हुई थी, यूनिट्स ऑफ के डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो लास्ट वीडियो थी उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो बड़ा उसको कंटिन्यूटी में देखें। वीडियो 1, ये लेक्चर 2 है आज रिएक्शन काइनेटिक्स का, उसी कंटिन्यूटी में चलेगा जी। अच्छा, यूनिट्स ऑफ के रेट कांस्टेंट डिपेंड करते हैं अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट इसका मैंने लास्ट पे एक बताया था ट्रिक होता है, शॉर्टकट, डायरेक्ट वे। वो क्या था जी? शॉर्टकट किस लिए है? टू फाइंड यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड करने का एक डायरेक्ट वे था, शॉर्टकट था। वो ये था कि आपने के यूनिट्स के लिए लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो आपको पता है कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं, उसका एक्सपोनेंट बना देना है 1 - n, मोल पर डीएम क्यूब रेज्ड पर 1 - n, और पर सेकंड लिख देना। और यहाँ जो n है, इट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है n, तो आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताऊँ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ज़ाहिर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो यूनिट्स ऑफ के क्या आ जाएंगे? यूनिट्स ऑफ के आपके पास आ जाएंगे जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड पर 1 - 0, n पुट करना था ना, 0 रख दिया, पर सेकंड, तो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा ना, तो दैट शुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी इसके यूनिट वही आ रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के होते हैं। और ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा हुआ है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक एमसीक्यू मैंने उसकी थंबनेल पे लगाया हुआ है कि कौन सा ऑर्डर होता है या कौन से रिएक्शन होते हैं जिनमें ये रेट ऑफ रिएक्शन के और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स सेम होते हैं, तो दे आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, एक इसका ना वो डिटेल डिस्क्रिप्टिव वे भी होता है कि यूनिट्स ऑफ के लिए आप क्या लिखते हैं। अगर ज़ीरो ऑर्डर को लिखना होता ना, आपने कहना था यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू रेट ओवर ए नॉट। रेट के मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ए नॉट तो मतलब ये 1 हो गया ना, ये लिखा नहीं जाएगा, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ही आ जाना था ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अगर कैलकुलेट करके निकालना चाहें तो ये फार्मूला। नंबर 2, बट दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, इनके लिए हम लिखेंगे के इज, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा कि यूनिट्स ऑफ के है, डेफिनेटली हम यूनिट्स ऑफ के की ही अभी बात कर रहे हैं। इसमें लिखा जाना था मोल पर डेसीमीटर क्यूब
1 माइनस एन यानी 1 माइनस 1, फर्स्ट ऑर्डर में n 1 था। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड। तो बताएं फिर k इज इक्वल टू मोल पर डी एम क्यूब, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जिसका एक्सपोनेंट 0 हो वो यूनिटी हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये ख़त्म, आपके पास सिर्फ रह जाना था पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर में k के यूनिट पर सेकेंड आते, कैलकुलेट करना हो फॉर्मूला ये था कि k इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रैक्शन ओवर 1 कंस्टेंट, यानी a रेस्ट पर 1 आना था ना, वो 1 हम नहीं लिखते होते, अंडरस्टूड है 1 तो है। तो अब देख लें, तो ऊपर मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड आता, नीचे मोल पर डी एम क्यूब आता है, मोल पर डी एम क्यूब कैंसिल आउट हो जाने थे, पर सेकेंड बाकी बचना था। इट वाज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नंबर 3, अगर इसी तरह आप आगे करते जाएंगे, मैं 2-3 अप्लाई करके बाद दिखाने लगूँ, बट अगर आपके पास आता फॉर सेकेंड ऑर्डर एक्शन, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर एक्शन आपने लिखना था जी n2 है, ऑर्डर ऑफ एक्शन 2 है। तो बोले अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्ट शॉर्टकट दैट शुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1 माइनस n, यानी 1 माइनस 2 सेकेंड ऑर्डर पर सेकेंड। सो k विल बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर माइनस 1 पर सेकेंड। 1 माइनस 2 किया ना, माइनस 1 आ गया। ये बच्चों अब आपके पास ये आ गया जी मोल माइनस 1 डी एम प्लस क्यूब, यानी क्यूब और पर सेकेंड। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर का भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के k के यूनिट्स फाइंड करने के लिए ये जो मैंने बताया ये उसका डायरेक्ट वे, शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टकट है, ठीक है जी। और अदरवाइज सेपरेटली कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो अब आप बताएं कौन सा ऑर्डर है जिसमें k के और रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट सेम है, तो दैट वाज जीरो ऑर्डर। पर सेकंड किसके लिए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन इन्वर्स पर सेकंड किसके लिए होंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए आने चाहिए कि कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेशन स्क्वायर -2 आना था ना पर सेकंड। मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली फॉर थर्ड ऑर्डर एक्शन। ये बच्चों आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जैसे कल भी बात हो रही थी, ताकि अच्छी तरह आप इसको लर्न कर सकें, गेन कर सकें, फिर आगे इसको अप्लाई भी कर सकें। तो अभी आप खुद बताएं ज़रा, बोले कि k के यूनिट्स थर्ड ऑर्डर में क्या लिखूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेस्ट पर 1 माइनस 3 आना था, 1 माइनस n के लिए। बट ये आपके पास आ गया जी, बोले जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे होंगे, मोल -2 dm6 पर सेकेंड। चलिए अब जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 2 सेकंड्स आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले लें और एक्टिवली आपने बैठना है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिपेयर रहना है, सारी चीज़ें नोट करनी है। कुछ मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं लिख पा रहा सिर्फ बोल रहा हूँ वो आप खुद नोट करते जाइएगा, ठीक है। आप ये चाहें तो ये वीडियो जो है इसको डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं थॉरली। चलें आगे चलते हैं। बेटा ये था रेट ऑफ फ्रैक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। अब आगे के रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड कैसे किया जाता है, दैट इज़ नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन। 2 मेथड होते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करने के, 2 मेथड्स हैं, एक फिज़िकल और दूसरा केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड की डिटेल आपको बताऊंगा, यानी कि वो शेयर करके ना बुक का पेज, उसके ऊपर ही मैं उसकी सारी मेंशन कर दूंगा। अभी आप केमिकल मेथड समझें। टॉपिक है इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन। रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है और 2 मेथड है, फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ केमिकल मेथड के बारे में, ठीक है जी। बट केमिकल मेथड में ये करते हैं कि रिएक्शन केमिकली परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली हम खुद करते हैं, और उस रिएक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल डाटा बनाते हैं, और ग्राफ में जो आपके पास कर्व या लाइंस आती हैं उनकी स्लोप फाइंड की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। बट ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एक एस्टर है, उसको हाइड्रोलाइज CH3COO C2H5 प्लस H2O
is hydrolyzed with concentrated H2SO4 into, इसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या, CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी एसिडिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल है। हमने क्या किया, बट इसमें हमने ये जो एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन इतना डिफरेंट टाइम इंटरवल पे एसिडिक एसिड की ये कंसंट्रेशन मेजर करते गए। टाइट्रेशन से हम NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करते हैं और एसिडिक एसिड की अमाउंट वेरियस टाइम इंटरवल पे फाइंड कर लेते हैं। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर टाइट्रेशन में यूज़ हुआ था। अब वो जो एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन है उसको अगेंस्ट टाइम प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ बनेगा इस तरह का। एक्स एक्सिस पे हमने रखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था, टाइम रखा हुआ है, लेट इट बी इन सेकेंड्स। और वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड रखी है CH3COOH। बट आप खुद बताएं कि एसिडिक एसिड इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, यानी ये प्रोडक्ट है। तो विद अ टाइम रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स रेट नेगेटिव था, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैम रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव था। तो एसिडिक एसिड के लिए जो हमारे पास ग्राफ में कर्व आएगा ना, वो राइजिंग कर्व होगा इस तरह का, यानी इट्स कंसंट्रेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड विद टाइम। अब आपने ये करना है कि इस कर्व पे एक ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है, एक ट्राइंगल आगे लाइक दिस। उस ट्राइंगल का आपने tan थीटा फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने का मतलब टेंजेंट थीटा फाइंड करना है। एंड यू नो दैट इधर जो मेरे पास आएगा ना, ये कंसंट्रेशन चेंज आएगी dx परपेंडिकुलर जो है, वो जो बेस मेरे पास होगी दैट विल बी टाइम dt, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन चेंज। अच्छा, अब मैं जब इसको पुट करता हूँ, tan थीटा नहीं है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है कंसंट्रेशन का चेंज dx, बेस है टाइम टेकन dt। तो बताएं dx ओवर dt क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। तो जब आप tan थीटा फाइंड करेंगे, उस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बट ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है तो ये प्लस आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। क्यों, देखें अब एक प्रोडक्ट का जो कर्व आया ना, इस लाइन को इधर से पढ़ना शुरू करना ऊपर की तरफ, यहाँ पहले 0 था, विद टाइम इंक्रीज होता गया। तो आपके पास कंसंट्रेशन के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला जो कंसंट्रेशन का पॉइंट है इसे आप कहते हैं x1, और इस कंसंट्रेशन के पॉइंट को कहते हैं x2। तो देखें पहले x1 इसकी कंसंट्रेशन कम थी, x2 कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा होगी, तो dx किसके इक्वल होना था, बट ये होना था x2 माइनस x1 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x2 ज़्यादा है और x1 कम है, बड़ी से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे dx विल बी पॉजिटिव। और dt तो हमेशा ही प्लस आता होता है, क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम तो इंक्रीज ही होना था, ये t1 है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये t2 है, एंड dt ऑलवेज पॉजिटिव होता है, dt शुड बी t2 माइनस t1, ये भी पॉजिटिव है। हैंस अगर आप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, रेट की वैल्यू प्लस आएगी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कर्व कैसा आना चाहिए, लाइक इथाइल एसीटेट की बात कर लेते हैं। वी हैव CH3 COO C2H5, बड़ा ये इथाइल एसीटेट है, नीचे मैंने टाइम रखा हुआ है। अब इथाइल एसीटेट विद टाइम डिक्रीज हो रहा था, इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा था, तो फॉलिंग लाइन आएगी डिक्रीजिंग। और अगेन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए उसी तरह आप tan थीटा फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे, dx ओवर dt, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव, क्योंकि अब इस कर्व को आपने इधर ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। ये जो पॉइंट है ये x1 है और ये जो पॉइंट है x2 है, तो dx तो वही होता था x2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब छोटी से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, x2 छोटा है और x1 बड़ा है। जब छोटी से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, इसलिए रेट इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। पूछा क्या जाएगा, यानी अगर इससे रिलेटेड आपसे सॉरी, बट अगर इससे रिलेटेड आपसे MCQ पूछा जाए तो वो कैलकुलेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो बताएं,
अगर वो ये कहे कि x1 10 मोल पर dm क्यूब है, x2 20 मोल पर dm क्यूब है, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इज 10 सेकेंड, तो व्हाट विल बी रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, उस कैलकुलेशन पे जाने से पहले मुझे ज़रा ये बताएं बेटा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड करेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा? सोचें सोचें सोचें, शाबाश। देखें ना, x1 पहली कंसंट्रेशन कम है, x2 दूसरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब है ये कौन सी चीज़ है? रिएक्टेंट्स होते तो कंसंट्रेशन कम होनी थी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये प्रोडक्ट है। सो दिस रेट ऑफ रिएक्शन जो आप फाइंड करेंगे प्लस आएगा और होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर बीइंग इंक्रीज्ड, वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब देखें dt तो है, dx पहले फाइंड कर लेते हैं। तब भी आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है ना, तो कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस की जाती है। देखिए x2 20 था, x1 10 था, ये आ जाएगा 10, कंसंट्रेशन चेंज है, यूनिट लिख दूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा dt पहले से था, अब देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज dx ओवर dt, दैट विल बी 10, 20 और 10 का डिफरेंस 10 है, ओवर 10, हेंस इट इज़ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये प्लस आ रहा है। अच्छा, कभी कभी सोच भी लिया करें, मतलब सोचते तो रहते ही हैं, बट सोच इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, कभी ये भी अप्लाई करके देखा करें कि 1 मोल पर dm क्यूब है। 1 मोल पर dm क्यूब पर सेकंड का मतलब है कि हर एक सेकंड में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंक्रीज होती जा रही है। हर एक सेकंड के बाद जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़ाहिर है इसी रेफरेंस में कम होती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये था केमिकल मेथड। ग्राफ बनाना है, टाइट्रेशन केमिकली करके देखनी है, प्रोडक्ट के लिए राइजिंग, रिएक्टेंट्स के लिए फॉलिंग कर्व आएगा। कैलकुलेशन छोटी सी मैंने आपको करके भी दिखाई है, ये आपसे पूछी जा सकती है। साइन के साथ प्लस है या माइनस है ये dx बताएगी, अगर dx माइनस है तो साइन माइनस आएगा, अगर dx प्लस है तो रेट का साइन भी प्लस आएगा। थोड़ा नेक्स्ट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दे आर फिजिकल मेथड्स। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के फिजिकल मेथड्स हैं। तो फिजिकल मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली खुद करने की बजाय इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ये इनके रिजल्ट्स निकालते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन या परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंटेशन है उनमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जो फिजिकल मेथड विद इंस्ट्रूमेंट्स कराए जाते हैं इनमें एरर्स के आने के चांसेस आ तो जाएंगे, लेकिन एरर के चांसेस कंपैरेटिवली कुछ कम होते हैं। सो फिजिकल मेथड्स आर मोर एक्यूरेट मेथड एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल और केमिकल मेथड्स। तो जो फिजिकल मेथड्स हैं ये क्या हैं और इनसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए आते हैं बुक की तरफ। ठीक है, तो आइए मैं आपको बुक का पेज शेयर करता हूँ और वहाँ इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, ये ना डिफरेंट मेथड्स आपकी बुक में लिखे हैं, फिजिकल मेथड्स की टाइटल में 5 हैं टोटल, जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जाता है। सेपरेटली एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इसमें हम अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वाले रिएक्शंस को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आयंस के लिए या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगा। नंबर 3 डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड उन रिएक्शंस के लिए जिनमें स्मॉल वॉल्यूम चेंज आता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड ऐसे सॉल्यूशंस के लिए होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं, पोलैरीमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।